हेलो, प्रणाम, नमस्कार। हर हर महादेव। तो आज शिवरात्रि थी, सब लोग आनंद लिए होंगे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात समझ में नहीं आती है, ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि सारी लड़कियां जो अनमैरिड हैं वो भोला बाबा की पूजा करती है कि भाई हमें अच्छे पति मिले। क्या बात सही है ना? और लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि जब शादीशुदा हो जाती है तब क्यों करती है भाई। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई शिकायत करने जाती है कि भाई मांगे आपको कुछ और दे दिए कुछ और। क्या है कि नहीं? और ये लड़कियों की फितरत होती है। ज, जब वो ननद होती है तो उसकी भाभी अच्छी नहीं मिलती है, और जब वो भाभी बन जाती है तो उसकी ननद अच्छी नहीं होती है। जब पुतौह रहती है तो सास अच्छी नहीं मिलती है, और सास जब बन जाती है तो उसकी पुतौह अच्छा नहीं मिलती है। पता नहीं क्या समस्या है। चलिए, जो भी है, अच्छा बुरा जो मिल भी जाए तो ठीक है, लेकिन आज तक किसी औरत को पति तो अच्छा मिला ही नहीं। चाहे पति कैसा भी मिला हो, उसको लगता है कि पति हमारा अच्छा है ही नहीं, सबसे खराब उसको बकलुल पति मिलता है भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वही शिकायत करने जाती है भोला बाबा से कि भाई मांगे आपसे कुछ और दे दिए कुछ और। चलिए, तो आज इसी मस्ती के साथ आज हम लोग इस अच्छा, आप लोग शांति में रहेंगे अब। तो आज हम लोग इसी मस्ती के साथ पढ़ेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 परिवहन का लघुतरीय क्वेश्चन। क्या है कि नहीं? चलिए, तो शांति से सुनिएगा सब लोग। क्वेश्चन का कैसे हम लोग हल करते हैं। चलिए बाजी, क्वेश्चन नंबर 1, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा। सुना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पदार्थ के परिवहन यानी परिवहन की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि भाई परिवहन किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो आवश्यक चीज है उसे उपयोगी अंगों तक ले जाना, और जो बेकार विषाक्त चीज बन गई उसको न पुनः वापस उत्सर्जी अंगों तक ले आना। ये लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया है ना, इसी को कहते हैं हम लोग परिवहन। समझ में आई बातें? जैसे हम लोग भोजन करते हैं, वो जाति हमारी कहाँ है? पेट में, छोटी आंत बड़ी आंत। अब वहां पर वो तरल घुलनशील रूप में बदल गई। अब इसको हर एक एक कोशिकाओं की जरूरत है ऊर्जा के लिए। अब वो तरल पदार्थ, जो भोजन तरल पदार्थ के रूप में बन गया, वो रक्त में मिलने के बाद वह विभिन्न कोशिकाओं में जाता है, पूरे बॉडी के एक एक अंग में जाता है भाई। और वहां फिर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और अवशेष। तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आ जाता है वापस, अवशेष जो बना हुआ उत्सर्जी अंगों तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा प्रक्रम जो है ना, यही क्या है? हमारा परिवहन है। ये पूरा प्रक्रम क्या भाई? परिवहन। तो लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे जीव शरीर में जो आवश्यक पदार्थ हैं उसे उपयोगी अंगों तक ले जाना, और अभिक्रिया के बाद जो विषाक्त हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हें पुनः वापस उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। ये संपूर्ण प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। मुझे आशा और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? अब गौर करो, आपने पढ़ा था कि पौधे धरातल से जल खनिज लवण खींचती है, लेकिन सोचो कि आखिर धरती से जल उसके पत्ती तक जाती कैसे है? तो आपने पढ़ा था भाई, उसको ले जाने के लिए एक वाहिनी होती है जिनका नाम है जाइलम वाहिनियां। आखिर वो करती कैसे काम है? चलिए, तो इसी के बारे में अभी पढ़ना है हमको। समझिएगा कि पौधे में जल संवहन के लिए एक उत्तक होता है जिसका नाम है जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक के कुल 4 भाग होते हैं, जिनमें जो वाहिनिकाएं हैं वो लंबी बेलनाकार नली होती है। जो वाहिनिकाएं हैं वो लंबी और बेलनाकार नली होती है। और धरातल से जल
जब उसमें प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय स्फीत दाब उत्पन्न होती है, जिसके कारण असंख्य माने अनेक, उसको कह सकते हैं, जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। और वह जल स्तंभ धीरे 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 पूरी जाइलम वाहिनियों द्वारा पत्ती तक पहुंचती है। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं। अभी क्वेश्चन आपसे क्या कहा कि जाइलम वाहिनियों जल का स्थानांतरण कैसे करती है, तो हमने क्या लिखेंगे? लिखेंगे पौधों में जल के संवहन के लिए जाइलम उत्तक होती है। जाइलम उत्तक का एक हिस्सा, एक भाग जाइलम वाहिनियां कहलाती है, जो नली जैसी बेलनाकार संरचना होती है। धरातल से जल जब जाइली वाहिनियां में स्फीत दाब से प्रवेश करती है, स्फीत दाब से धरातल से जल निकलकर जाइलिम वाहिनियों में प्रवेश करती है, तो वहां असंख्य जल स्तंभ का निर्माण हो जाती है। अब कहेगा सर जल स्तंभ क्या है? समझिए, ये पाइप है और ये जल की बूंदे हैं, ये जल की बूंदे हैं। ऐसे ऐसे असंख्य जल स्तंभ का निर्माण हो जाती है और वो धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ते चली जाती है। इस तरह से जाइलम जल का स्थानांतरण करती है। आसार उम्मीद है दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? मूलरोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? अब सोचना है कि धरती में मूलरोम है, जो हमारी मिट्टी है ना, उसमें जो जड़ें पाई जाती है, जड़ में जो कोशिकाएं हैं ना, उसको कहते हैं मूलरोम। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब उस मूलरोम में धरातल से जल आता कैसे है? तो ध्यान रखेंगे, जो देखिए ये हमारी धरातल है और यहां से हमारी जड़। टेक योर सीट, बैठ जाइएगा। ये ऐसे हमारी जड़ है। यहां जो देख रहे हैं ना, ये सब क्रियाएं यहां पर जो होती है वो मूलरोम होती है। वो क्या करती है, इसके भीतर ना क्या होता है, जल की कमी होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र। और मिट्टी में ना बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र। ठीक है। जड़ में जल कम रहती है तो निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र, और मिट्टी के कणों में जल ज्यादा होती है तो उसको कहते हैं हम लोग उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र। अब जड़ के भीतर एक अभिक्रिया शुरू होती है, जिसको आप कह सकते हैं प्रासरण या स्फीत दाब। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्फीत दाब। जिसके कारण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल निकली और निम्न सांद्रता वाले की ओर प्रवेश कर गई। इस तरह से मिट्टी से जल निकलकर मूलरोम की कोशिकाओं में चली जाती है। फिर समझते हैं। आप लिखेंगे कैसे? लिखिएगा, जड़ में जल कम होती है तो निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है। मिट्टी के कणों में जल ज्यादा होती है तो वो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है। अब जड़ के भीतर प्रासरण की क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे स्फीत दाब उत्पन्न होता है। स्फीत दाब के कारण मिट्टी के कणों में छिपी हुई जल मूलरोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे वह ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। हमें उतना आगे नहीं बढ़ना था, हमें इतनी ही लिखना है कि मूलरोम की कोशिकाओं में जल कैसे प्रवेश करती है। ठीक है। तो किसके कारण? प्रासरण की क्रिया। प्रासरण के कारण स्फीत दाब, स्फीत दाब के कारण मिट्टी से जल निकली और कहां चली गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आशा और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको बखूबी समझ में आया होगा। चले आगे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनना। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है? अब देखिए, सबसे पहले वाष्प उत्सर्जन है क्या? तो हमने पढ़ाया था कि भाई धरती से पौधे अभी क्या खींच रही थी? जल खींच रही थी। जल जितना खींचती है उतना वो उपयोग करती नहीं है, मात्र उसका 10% हिस्सा ही उपयोग करती है। बाकी 90% जल को ना वह वायुमंडल में यूं ही छोड़ देती है। क्लियर? चलिए, इतनी बात समझ गए। अब ये पत्ती से जो बेकार जल निकल रही है ना, इसको कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। तो आखिर ये क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है भाई पौधे के लिए? तो सबसे पहली बात, पौधे में ताप नियंत्रण में भी मदद करती है। गौर करना, आप लोग हम लोग सब आदमी जाते हैं भोज खाने के लिए,
और स्वाभाविक सी बात है, भोज में बहुत सारी पकवानें होती है कि नहीं। घर पर हम लोग सामान्यतः क्या खाते हैं, 1 से 2 प्रकार की सब्जियां ज्यादा से ज्यादा, क्या है कि नहीं। और वो भी उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। सामान्य रोटी, सूखी हुई रोटी रहती है, भाई कितना चबावे, दांत भी बेचारे थक जाते हैं, है ना। और भोज में जाइए, शादी विवाह का समय है, तरह तरह की पकवाने हैं। अब लोड करना शुरू करते हैं तो 2 4 6 ऐसे लोड करते करते पूरा कंठा तक हो जाता है। पानी तो पीते नहीं है। आप पानी नहीं पीते हैं तो पूरा ही टंकी बॉयलर तो सब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जलने लगता है। ओकरा ठंडा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से पानी डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ये तो सामान्य सी बात है। सेम कहानी पौधों में होती है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तब पौधों में अगर पानी अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, पौधों में पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के अगर समझिए कि पौधों में ये वाष्प उत्सर्जन क्यों क्रिया जरूरी है, तो तापमान नियंत्रण के लिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, अभी वो कहां से प्राप्त कर रही है, खनिज लवण कहां से प्राप्त कर रही है, पोषक तत्व कहां से प्राप्त कर रही है, तो पौधे से, सॉरी जड़ से, ये जड़ से और धरती से। धरती से खनिज लवण जड़ से होते हुए कहां पहुंचती है, पत्ती तक। अगर मान लीजिए ऊपर वाला पानी निकले नहीं तो नीचे वाला पानी आ जाएगी ऊपर जी। ऊपर पहले से भरल है टंकी, तो नीचे वाला पानी जाएगी ऊपर, अब नहीं जाएगी। तो ऊपर वाला निकलेगा तब ना नीचे वाला खनिज लवण ऊपर जाएगा। यानी कहने का अर्थ है, पत्ती में खनिज लवण ढंग से पहुंचे, समय से पहुंचे, इसलिए ऊपर वाला पानी को क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो छोड़ते रहते हैं ऊपर वाला को और नीचे वाला से खींचते रहती है। तो जल और खनिज लवण पत्ती तक पहुंचते रहती है। ठीक है, तो दो क्रिया समझ गए, एक तो तापमान नियंत्रण के लिए और दूसरा धरातल से खनिज लवण पत्ती तक पहुंचते रहे लगातार, इसलिए वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बखूबी समझ पाए होंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 तक क्लियर हो गया सब लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, सुनना। एक दिशीय द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एक दिशीय का मतलब क्या, एक ही दिशा में, आज द्वि माने 2 दिशा में। दैट्स ऑल। अब देखिए समझिए, पौधे धरातल से जल खींचती है और जाइलम वाहिनियां धरातल से जल खींचती है और जाइलम वाहिनियां उसे ऊपर की ओर केवल जल को ले जाती है, एक ही दिशा में ले जाती है, इसलिए इसको कहते हैं एक दिशीय स्थानांतरण। लेकिन आपने देखा होगा या सुना होगा कि पौधे की पत्तियों में भोजन बनती है और बनने के बाद वह भोजन फ्लोएम उत्तक द्वारा उसे ऊपर की ओर भी ले जाती है, नीचे की ओर भी, जड़ में भी लाती है और तना के सबसे ऊपर शीर्ष पर भी ले जाती है, फूल में, फल में, सब में ले जाती है। तो ये 2 दिशा में हुई, नीचे भी गई ऊपर भी गई, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग द्विदिशीय। ठीक है, तो एक दिशीय और द्विदिशीय समझ गए ना। फिर समझते हैं, लिखेंगे धरातल से जल खींचकर जाइलम वाहिनियां हमेशा केवल ऊपर की ओर जल को ले जाती है, इसलिए उसे कहते हैं हम लोग एक दिशीय स्थानांतरण। दूसरा, पौधे की पत्ती में बनी भोजन को फ्लोएम उत्तक तना के ऊपरी हिस्से, फूल, फल सभी में ले जाती है और जड़ में भी लाती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग द्विदिशीय स्थानांतरण। तो एक दिशीय में एक दिशा में, द्विदिशीय में 2 दिशा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, सुनना। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। आपसे क्वेश्चन क्या कहा कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। अब आपने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हमारे शरीर यानी रक्त में एक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन जो है, यह हीमोग्लोबिन जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त हवा हमारी फेफड़ा में पहुंचती है, हीमोग्लोबिन वहां बैठा रहता है, झट से ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करने के बाद वह पूरे बॉडी में उसे ऑक्सीजन को ले जाती है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन वाहक। यानी आपकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, हमारे पास ट्रैकिया नहीं है,
हम लोग श्वसन की क्रिया फेफड़ा से करते हैं, तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को पैर की उंगलियों में जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो थंब है, जांग है, इसमें कोशिकाएं हैं, हमारे पेट में, हमारी पीठ में, हमारी सिर में जो कोशिकाएं हैं, इन सारी जगह कोशिका तक ऑक्सीजन को कौन ले जाता है भाई? तो ऑक्सीजन को ले जाता है कौन? हीमोग्लोबिन, है ना। अर्थात वो कहां पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में पाई जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन वाहक। फिर समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे, जब हम सांस लेते हैं, हमारी फेफड़ा में ऑक्सीजन जैसे पहुंचती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसे विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती है। यह हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के भीतर पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन वाहक। आशा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलेंगे आगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं किस प्रकार से भिन्न है? अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा? श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, क्या लिखोगे? तो हमने पढ़ा था रक्त के कितने हिस्से? 2 हिस्से। एक तरल जो आयतन के हिसाब से 55%, जिसको हमने कहा था प्लाज्मा, उसकी कहानी अभी नहीं पढ़नी है मुझे। अब दूसरा है ठोस कण जो आयतन के हिसाब से 45%। इसमें 3 कण थे। पहला था आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका, रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। अब इसमें दोनों की तुलना करनी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो श्वेत रक्त कोशिका ना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, रोग निरोधी क्षमता लाती है, बीमारी से बचाती है। हमने क्लास 9th में आपको पढ़ाया होगा। चलते हैं कैसे पढ़ाया था उसको थोड़ा सा डिटेल्स दे देते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चलिएगा हमारे क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 2 जीव विज्ञान का है, वहां आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, जहां हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उत्तक वाला चैप्टर, संयोजी उत्तक में पढ़े थे हम लोग तरल संयोजी। देखिए हमारे बॉडी के अंदर ये नस है, और भोजन जैसे ही गाड़ी पर लोड होकर चलती है, तो जो श्वेत रक्त कण है ना, वह पूरे चारों तरफ, वो फिल्मी एक्शन की तरफ बंदूक लिए कंधे में टंगे हुए खड़ा रहती है, गाड़ी के चारों तरफ से दौड़ती रहती है। कोई भी आ जाता है कीटाणु विषाणु, उसको क्या कर देती है? वो मार देती है। यानी कहने का अर्थ है कि हम जो भोजन करते हैं, हम जो हवा लेते हैं, उसके साथ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव जो हमारे भोजन के साथ भोजन शरीर के अंदर गया, तो श्वेत रक्त को इसका झटाक से उसको पहले ही मार देती है। यानी कहने का अर्थ है श्वेत रक्त क्या करती है? हमें रोग से बचाती है। जबकि लाल रक्त कोशिका ना हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति में लाल रक्त कोशिका की संख्या कम जाए, समझना कि उसका शरीर धीरे धीरे पतला हो जाएगा, चलने की ताकत नहीं रहेगी, बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। यानी आरबीसी उसमें कम है। आरबीसी क्या है? कम है। श्वेत रक्त कण है, कम हो गया, बीमारी ज्यादा होगी। ठीक है, चलते हैं। तो हमें पढ़ना क्या था? श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो लिखेंगे, श्वेत रक्त कोशिका हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करती है। भोजन या सांस के द्वारा अगर कोई भी कीटाणु विषाणु सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करती है, श्वेत रक्त कण उसे मारकर हमें रोग से बचाती है। वहीं पर लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। आशा है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 बखूबी समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। भाई रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? हमारे बॉडी में रक्त पट्टिकाणु, देखिए अभी आप पढ़ रहे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो ये रक्त पट्टिकाणु है ना, इसका क्या महत्व है भाई? तो इसका भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात क्या होता है ना भाई, देखो जब शरीर हमारा कहीं कट जाता है तो अनावश्यक रक्त बहुत ज्यादा बहने लगती है। अब अगर मान लीजिए वहां पर ऐसी कोई क्रिया ना हो जो रक्त को थक्का बनावे, रक्त को जमावे, ताकि वह रक्त बहाव कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर से ज्यादा रक्त बह जाएगी, तो फिर आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती है। ठीक है तो रक्त ज्यादा बहे नहीं, ऐसी स्थिति में वहां पर एक कण काम करता है, उसको कहते हैं रक्त पट्टिकाणु यानी थ्रोम्बोसाइटस। वो क्या करती है ना कि जैसी कटी अंग, तो ऑक्सीजन के साथ ना वह झट से अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करने के बाद वह कटे हुए अंगों पर जाकर के जम जाती है, थक्का बना देती है, रक्त बहाव को क्या कर देती है? कम कर देती है, रोक देती है।
ठीक है, यानी कहने का अर्थ है रक्त पट्टिकानु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो अनावश्यक रक्त बहाव को वो क्या करती है, रोकती है। दैट्स ऑल। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन और बच गई है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए हमारे हृदय में कुल बेसम तो 4 होते हैं, लेकिन अगर रक्त के बहाव की नली की बात अगर करेंगे तो मात्र 2 होती है। एक धमनी होती है और एक शिरा होती है, और दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर समझना, धमनी जो है ना वह शुद्ध रक्त का वहन करती है, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती है। एक अंतर समझ गए, धमनी शुद्ध रक्त और शिरा अशुद्ध रक्त। हाँ एक बात और याद रखिएगा, अभी यहां से नहीं बाहर से चल रहे हैं, आपसे पूछता है कि वैसी धमनी जो अशुद्ध रक्त यानी वी ऑक्सीजनत रक्त का प्रवाह करती है, तो याद रखिएगा फुफ्फुस धमनी। यानी कि शुद्ध शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी करती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी की बात करेंगे तो अशुद्ध। ठीक है ना, उसी तरह से शिरा अशुद्ध का करती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का वहन करती है। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। तो धमनी का पहला अंतर समझ गए कि धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त का। अब आगे, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। तो रक्त के द्विगुण परिवहन का अर्थ का मतलब होता है कि रक्त एक साथ 2 काम करती है। नहीं समझे, समझते हैं इसको अपनी देहाती हिसाब में। पहले समझ लेते हैं, फिर आंसर दे लेंगे। ठीक है, गौर करो। हृदय से पहले रक्त कहां पहुंचता है, फेफड़ा में। कोई दिक्कत, तो यहां से किसको उठाता है रक्त, ऑक्सीजन को। अभी अभी देखे ना भाई, हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन गया था ना फेफड़ा में, तब फेफड़ा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया किया तो वो हो गया शुद्ध रक्त। अब यहां से गया वो बाएं आलिंद में, आलिंद से गया नीले में, नीले से गया धमनी में, धमनी से फुफ्फुस शिरा से होते हुए पूरे बॉडी में चला गया। ठीक है, यहां से ले गया और इधर से जाते समय पचलका भोजन को भी ले गया उठा के कि चलो 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 जल्दी, तो ले गया इधर से। तो कौन चीज ले गया, ऑक्सीजन ले गया, और ले गया कौन चीज, पचे हुए भोजन को। ले जाकर क्या विभिन्न कोशिका में छोड़ दिया दुन्नू को, कहा दुन्नू रहो अब यहाँ पर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दुन्नू को पकड़ लिया, दुन्नू का परिणय सूत्र बना दिया। परिणय सूत्र समझ रहा है ना, विवाह संपन्न करवाया उसका, और बनाया वहां पर कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और अवशेष। रक्त कहा तब चलो अब हो गया, तब तोरा घर पर पहुंचा देते हैं। तो उसको फिर से वापस ले आया, अब बाराती को छोड़ दिया कहां पर, फेफड़ा में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या, अब जो अवशेष था उसको भेज दिया कहां, मलाशय और मूत्राशय में। अब देखिए भाई, रक्त एक बार ले गया दूगो को, और फिर लाया उधर से फिर दूगो को, तो गया तो भी काम आया, तो दूगो काम किया कि नहीं किया, तो द्विगुण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमको ऐसे नहीं लिखना है भाई। देखिए होता क्या समझिए, अब वो वापस आया होगा ना, तो रक्त जब आता है वापस तो फिर फेफड़ा में, हृदय में आता है। एक बार गया तो हृदय से गया, फिर लौटा तो हृदय से लौटा। ठीक है ना, समझते हैं। देखिए फेफड़ा में आया, ऑक्सीजन से संपर्क किया, और वो कहां गया, आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से गया नीले में, नीले से गया धमनी में, और पूरे बॉडी में। कहानी खत्म। तो एक बार हृदय से वो गया, गुजर गया, जाना था उसको फेफड़ा से, लेकिन फेफड़ा से निकल के कहां गया, पहले हृदय में। अब पूरे बॉडी में जब उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो फिर दाएं तरफ आया, दाया आया आलिंद में, आलिंद से गया नीले में, नीले से गया फिर से शिरा में, और शिरा से गया फेफड़ा में। तो आया तब भी किसके हाथ से गुजरा, हृदय से गुजरा, गया तो भी हृदय से, आया तो भी। यानी एक पूरा परिक्रम करने में रक्त हमारे हृदय में कितनी बार आती है, 2 बारी, इसलिए इसका नाम रखा गया द्विगुण परिवहन। दैट्स ऑल। समझ में आई बात। वो भोजन वाला मत लिखना, वो हम ऐसे समझा रहे थे आपको, तो 2 गो रास्ता था ना, इसीलिए इसे बताए थे। समझिए फिर से लिखेंगे, फेफड़ा से शुद्ध रक्त मानव के बाएं हृदय से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में गुजरती है। कोशिका में जाने के बाद उसका ऊर्जा संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो पुनः वापस दाएं हृदय से शिरा से होते हुए रक्त पुनः फेफड़ा में
चली आती है। एक परिक्रम को पूरा करने में रक्त हृदय में 2 बारी आती है। एक पूरा परिसंचरण को पूरा करने में रक्त हृदय में 2 बारी आती है, इसलिए कहते हैं उसे हम लोग द्विगुण परिवहन। दैट्स ऑल। आशा उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 आपको बखूबी समझ में आया होगा। तो 10 ही क्वेश्चन कुल है, यहाँ लिखा हुआ है द एंड, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, हमारी ओर से सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। सब लोग आनंद लीजिए, और अगर मिठाई उठाई खरीदे होंगे तो मोबाइल पर भेज दीजिएगा कमेंट में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।